शोले, दीवार, यादों की बारात, हाथी मेरा साथी, सीता और गीता, जंजीर। जरा रुकिए और सोचिए, इन फिल्मों में कॉमन क्या है? सिर्फ स्टार कास्ट? सिर्फ हिट म्यूजिक? नहीं, इन फिल्मों के डायलॉग ही हैं जो आज भी लोगों की याद में कील की तरह धसे हुए हैं। लगता है वो दीवार जो हम दोनों के बीच है। कितने आदमी थे से लेकर आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है तक, ये लाइनें सिर्फ लिखी नहीं गई थी, ये इतिहास में दर्ज हो गई थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिन किरदारों पर आपने तालियां बजाई, जिन पर सीटियां मारी, जिनमें आपने अपना गुस्सा देखा, उन्हें गढ़ा किसने था? जिस अमिताभ बच्चन को आपने एंग्री यंग मैन के अवतार में देखा, उस छवि की नींव रखी किसने थी? ए, ए, हाँ हाँ तो आज हम सलीम खान और जावेद अख्तर को अलग अलग पहचान से जानते हैं। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। एक नाम सुनते ही दिमाग में किसी सुपरस्टार के पिता की छवि आती है, दूसरे का नाम सुनते ही शायर और गीतकार की, यही ना? लेकिन क्या आपको पता है, एक दौर था जब ये दोनों नाम अलग नहीं, एक ब्रांड हुआ करते थे। जब पोस्टर पर सलीम जावेद लिखा होता था तो मतलब फिल्म हिट है बस। What they named in the credits. तो वो एक प्रॉब्लम था कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों में सीटियां गूंजने से पहले, हीरो के मुक्के सिस्टम पर बरसने से पहले और स्क्रीन राइटर को वो इज्जत मिलने से पहले जिसकी वो हकदार था, ये जोड़ी आई और उसने खेल बदल दिया। हमने कहा भाई हमारे साथ तो यही होगा। 60 के आखिर और 70 के शुरुआती सालों में बॉलीवुड एक तय फॉर्मूले में फंसा हुआ था। रोमांटिक हीरो, चालाक विलेन, त्यागमयी माँ और आखिर में नैतिकता का लंबा भाषण। लेकिन थिएटर के बाहर देश का माहौल खौल रहा था। बेरोजगारी, राजनीतिक उथल पुथल, आम आदमी का दबा हुआ गुस्सा। सलीम जावेद ने उस गुस्से को सिर्फ महसूस नहीं किया, उसे कहानी बना दिया। उन्होंने हीरो को गिटार से हटाकर गुस्से की भाषा दे दी। मसाला सिनेमा को सिर्फ चमकाया नहीं, उसकी रीढ़ भी बदल दी। लेकिन सवाल यह है, ये जोड़ी बनी कैसे थी भाई? दो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट साथ में कैसे आ गए? कैसे उन्होंने इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार को नई पहचान दी? that was the power of Salim Javed. और फिर ऐसा क्या हुआ कि जो नाम एक साथ चमकता था, सलीम जावेद, वो दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़ा। आज की कहानी उसी सफर की है, उसी मुलाकात की है, जहां मकाम बना और फिर जादू हुआ। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बज्जर बट्टू एंटरटेनमेंट पर यादों का झरोखा। एक बात बताइए, किसी भी फिल्म का मेन एलिमेंट क्या होता है? हो सकता है हीरो हो, या हो सकता है हीरोइन हो, या शायद डायरेक्टर हो, है ना? कुछ फिल्म की म्यूजिक को भी मेन एलिमेंट मानते होंगे। लेकिन राइटिंग फिल्म की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, इसीलिए लेखक के बिना फिल्म की सोच मुश्किल है। लेकिन सच ये भी है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सालों तक राइटर को वो इज्जत नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। पोस्टर पर उनका नाम छोटे अक्षरों में होता था, इंटरव्यू में उनका जिक्र कम ही हुआ करता था। हीरो लाइमलाइट में, डायरेक्टर चर्चा में, गाने हर जगह बजते थे। लेकिन कहानी किसने बनाई और डायलॉग किसने लिखे, इस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। फिर एक दौर आया जब दो राइटर्स ने पूरा खेल बदल दिया। उन्होंने सिर्फ अपना नाम पोस्टर पर बराबरी से नहीं लिखवाया, बल्कि फीस और पहचान के मामले में बड़े बड़े स्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया। ये कहानी है सलीम खान और जावेद अख्तर की, जिन्हें हम साथ में सलीम जावेद के नाम से जानते हैं। इस जोड़ी ने 1970 के दशक के भारत का गुस्सा, दर्द और फ्रस्ट्रेशन फिल्मों में दिखाई। उनकी लिखी कहानियों ने एक ऐसे हीरो को जन्म दिया जिसे दुनिया एंग्री यंग मैन के नाम से जानती है और जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, 70 का दशक भारत के लिए काफी टफ था। बेरोजगारी बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार की बातें आम थी, राजनीति में उठापटक चल रही थी और लोगों के अंदर सिस्टम को लेकर गुस्सा जमा हो रहा था। शहरों में अमीर गरीब के बीच का फर्क साफ दिखने लगा था। कुल मिलाकर माहौल ऐसा था कि लोगों को लग रहा था कि कुछ तो गलत है। लेकिन उस समय फिल्मों में ज्यादातर रोमांटिक हीरो ही छाए हुए थे। सुंदर लोकेशन, प्यार भरे गाने, त्याग वाली कहानियां, यही सब चल रहा था। असली जिंदगी का गुस्सा बड़े पर्दे पर दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसी बीच 1973 में आई जंजीर ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और यहीं से कहानी बदल गई। फिल्म में एक ऐसा पुलिस ऑफिसर था जो अंदर से टूटा हुआ था, सिस्टम से नाराज था, कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो सीधा दिल पर वार करता था। उस किरदार को निभाया अमिताभ बच्चन ने
और इसी फिल्म से एंग्री यंग मैन की इमेज बनी। ये कोई स्टाइल नहीं था, ये उस दौर के नौजवान की फीलिंग थी, यानी गुस्सा, बेचैनी और लड़ने की चाह। लेकिन सवाल ये है कि उस गुस्से को शब्द किसने दिए थे, उस किरदार की सोच किसने बनाई थी? जवाब है सलीम खान और जावेद अख्तर। यही वो दो लोग थे जिन्होंने कहानी लिखी, ऐसा हीरो बनाया जो जानता है कि आवाज़ क्या देनी है। उनकी जोड़ी ने राइटर्स को इंडस्ट्री के सेंटर में ला खड़ा कर दिया। की कोई कीमत नहीं थी, नाम भी नहीं आता था। कई लोग आज भी सोचते हैं कि सलीम जावेद शायद एक ही इंसान के नाम थे, बट अब क्लियर है कि ये दो अलग लोग थे। वजह साफ है, उनकी जोड़ी इतनी परफेक्ट थी कि समझना मुश्किल था कि कौन क्या कर रहा है। सालों तक दोनों इस सवाल से बचते रहे कि कहानी कौन लिखता है और डायलॉग कौन लिखता है। उनका कहना था कि क्रिएटिव काम को ऐसे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। लेकिन बाद में जावेद अख्तर ने खुलकर बताया कि ज़्यादातर फिल्मों का बेसिक आइडिया सलीम खान लाते थे। मतलब कहानी की जड़, हीरो कौन है, उसका संघर्ष क्या है, बड़ा ट्विस्ट क्या होगा, ये सब अक्सर सलीम सोचते थे। फिर दोनों मिलकर पूरी स्क्रिप्ट बनाते थे, सीन जोड़ते थे, कहानी को मजबूत बनाते थे। और जब डायलॉग लिखने की बारी आती थी तो जावेद अख्तर का काम शुरू हो जाता था। उनके डायलॉग छोटे थे, सीधे थे और इतने दमदार थे कि सालों तक याद रहे। जानते ही हैं आप, 1975 में आई दीवार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मेरे पास माँ है, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये पूरा इमोशनल पंच था जो सीधे दिल पर लगा था। लेकिन सच कहें तो उस एक लाइन के पीछे पूरी मजबूत कहानी खड़ी थी। दो भाइयों की सोच अलग अलग रास्तों पर चली जाती है, एक करीबी और एक बेइज्जती से तंग आकर अपराध की दुनिया में चला जाता है, दूसरा कानून का रास्ता चुनता है। ये सिर्फ अच्छाई और बुराई की लड़ाई नहीं थी, ये हालात बनाम उसूल की लड़ाई थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन का विजय पूरी तरह सीधा साधा हीरो नहीं था। वो कानून तोड़ता है, गलत रास्ता अपनाता है, लेकिन उसके अंदर जो दर्द है, बचपन की चोट, समाज की ठोकरें, और वो दर्शक उसके साथ जुड़ता चला जाता है। लोग जानते थे कि वो गलत कर रहा है, फिर भी उससे नफरत नहीं कर पा रहे थे। यही है ग्रे हीरो का जादू, ना पूरा अच्छा ना पूरा बुरा। बाद में जो एंटी हीरो का ट्रेंड चला, उसकी नींव यहीं से पड़ी। उसी साल 1975 में आई शोले। जानते हैं आप इस फिल्म को, क्लासिक फिल्म, सिनेमा का लेवल बदल दिया। दो आदमी एक ही फिल्म में डकैतों की कहानी, पक्की दोस्ती, बदला, कॉमेडी, रोमांस, सब कुछ था। ठाकुर बलदेव सिंह जिसके हाथ काट दिए जाते हैं और जो अपने गांव को बचाने के लिए दो छोटे अपराधियों को बुलाता है, ये बेसिक आइडिया था, सलीम खान का माना जाता है। दोनों के दोनों पक्के बदमाश हैं। वो बदमाश हैं। फिर उस आइडिया को पूरी फिल्म में ढालना, गब्बर सिंह जैसा यादगार विलन बनाना, जय वीरों की दोस्ती को ऐसे डायलॉग देना कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाए, ये टीम वर्क की ताकत थी। कितने आदमी थे, आज भी लोग मजाक में बोल देते हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, आज भी दोस्ती का इसकी anthem सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। ने साबित कर दिया कि राइटर सिर्फ कहानी नहीं लिखता, वो ऐसे किरदार और डायलॉग बनाता है जो पीढ़ियों तक लोगों के दिमाग में रहते हैं। यही असली पावर थी सलीम जावेद की। 1978 में डॉन आई, सलीम जावेद की स्टोरी टेलिंग को एक नए लेवल पर पहुंचा गई। डबल रोल, अंडरवर्ल्ड की दुनिया, असली नकली की पहचान का खेल, सब कुछ था इसमें। लेकिन मज़ेदार बात यह थी कि फिल्म सिर्फ स्टाइल पर नहीं टिकी थी, उसकी कहानी भी उतनी ही मजबूत थी। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ये डायलॉग इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी लोग मजाक में बोल देते हैं। लेकिन डॉन की असली ताकत उसका ट्विस्ट था। असली डॉन की मौत और उसकी जगह एक आम आदमी को खड़ा कर देना उसी दौर के लिए बड़ा स्मार्ट प्लॉट था। फिल्म की स्पीड ऐसी रखी गई कि दर्शक आखिर तक सीट से चिपके रहे। हर सीन कहानी को आगे बढ़ाता था। ये सिर्फ मसाला फिल्म नहीं थी, ये प्लानिंग के साथ लिखी गई एंटरटेनमेंट फिल्म थी। सलीम जावेद की सफलता का एक और बड़ा कारण था उनका आत्मविश्वास। उस समय राइटर को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, यानी पहले के समय। लेकिन जब जंजीर के पोस्टर पर उनका नाम साफ और बड़े तरीके से साफ नहीं दिखा, तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि रिटन बाय सलीम जावेद ठीक से लिखा जाए। ये सिर्फ अपने नाम की बात नहीं थी, ये एक स्टैंड था कि कहानी लिखने वाला अब पीछे नहीं रहेगा। बाद में फिल्म दोस्ताना के लिए उन्हें इतनी फीस मिली जो उस समय के बड़े स्टार से भी ज़्यादा बताई जाती है। सोचिए, एक दौर जब राइटर को हीरो से ज़्यादा पैसे मिल रहे थे।
ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये पावर शिफ्ट की डेट में आप मुझे कोई राइटर दिखा दीजिए कि जिसके नाम पे लोग अंदर आए। गजब। पहली बार इंडस्ट्री में साफ दिखा कि असली गेम कहानी का है और कहानी लिखने वाला अब साइड रोल में नहीं है, मेन रोल में है। सलीम जावेद की फिल्मों पर ये आरोप भी लगे हैं कि उनकी कहानियां हॉलीवुड से इंस्पायर्ड थी। कुछ लोगों ने एंग्री यंग मैन की तुलना वेस्टर्न फिल्मों के सख्त पुलिस अफसरों से की, लेकिन इंस्पिरेशन और कॉपी में फर्क होता है। फिल्मी दुनिया में आइडिया इधर उधर से आते जाते रहते हैं, असली बात यह है कि आप उन्हें किस अंदाज में नए तरीके से पेश कर पाते हैं। दीवार में मजदूर परिवार की कहानी थी जो पूरी तरह भारतीय रियलिटी से जुड़ी थी। शोले का गांव, उसकी मिट्टी, उसके किरदार सब देसी थे। डॉन में मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन था जो उस दौर की सच्चाई से निकला था। अगर कहीं कोई असर भी रहा हो तो उसे भारतीय माहौल में ढाल कर नई कहानी बना दी गई। यही उनकी खासियत थी। विदेशी टच हो सकता है लेकिन आत्मा पूरी तरह भारतीय थी। करीब 1981 के आसपास उनकी जोड़ी टूट गई। Jodi, and then suddenly one day they say we are not together. Of course, it shook the असली industry. वजह क्या थी, इस पर आज भी साफ जवाब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पर्सनल मतभेद थे, कुछ कहते हैं क्रिएटिव दिशा अलग हो गई थी, और कुछ का मानना है कि इंडस्ट्री बदल रही थी। लेकिन अलग होने के बाद भी दोनों ने काम जारी रखा। जावेद अख्तर ने अर्जुन और मेरी जंग जैसी फिल्में लिखी, वहीं सलीम खान ने नाम जैसी हिट फिल्में दी। फिल्में सफल रहीं, लेकिन जो आग उनकी जोड़ी में थी वो अलग अलग काम में उतनी तेज नहीं दिखी। कभी कभी दो लोग मिलकर जो केमिस्ट्री बनाते हैं वो अकेले दोबारा नहीं बना पाते। 1987 में आए मिस्टर इंडिया में फिर रिटन बाय सलीम जावेद का नाम साथ दिखाई दिया, क्योंकि उसकी कहानी का आइडिया उसी समय का था जब वे साथ काम कर रहे थे। फिल्म की कहानी एक ऐसे आम आदमी की थी जो अदृश्य होकर बुराई से लड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि राइटर्स भी लंबे समय तक इंडस्ट्री में अदृश्य ही हो रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी जगह बनाई तो पूरा सिस्टम बदल दिया। जिस तरह मिस्टर इंडिया दिखाई दिए बिना हीरो था, वैसे ही सलीम जावेद ने पर्दे के पीछे रहकर भी सिनेमा का चेहरा बदल दिया था। सलीम जावेद की विरासत सिर्फ इतनी नहीं है कि उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। असली बात यह है कि उन्होंने राइटिंग को इज्जत दिलाई है। उन्होंने साबित किया है कि फिल्म की जान उसकी कहानी में होती है। स्टार फिल्म को बड़ा बना सकता है, लेकिन अगर कहानी कमज़ोर हो तो चमक ज़्यादा दिन नहीं टिकती है। आज हम कंटेंट इज़ किंग कहते हैं या कंटेंट सिनेमा जैसी बातें करते हैं, एंटी हीरो और ग्रे किरदारों की तारीफ भी कर देते हैं। तो याद रखना चाहिए कि इसकी शुरुआत 70 के दशक में ही हो चुकी थी। दीवार का विजय या जंजीर का गुस्सैल पुलिस अफसर उसी दौर की देन थी। हवलदार, यहाँ क्या करने आया था? ये भी समझना जरूरी है कि सलीम जावेद जिस समय लिख रहे थे वो दौर अलग था। देश में राजनीति को लेकर बेचैनी थी, आर्थिक दिक्कतें थीं, शहर तेजी से बदल रहे थे। लोगों के अंदर गुस्सा था और उन्हें ऐसा हीरो चाहिए था जो सिस्टम से भिड़ सके सीधे। इसलिए एंग्री यंग मैन सिर्फ एक फिल्मी स्टाइल नहीं था, वो उस समय की ज़रूरत भी था। आज का समय थोड़ा अलग है। अब सोशल मीडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, दुनिया भर का कंटेंट एक क्लिक पर अवेलेबल है। दर्शक ज़्यादा समझदार हो गया है और उसके पास विकल्प भी है, यानी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। लेकिन एक चीज़ आज भी नहीं बदली है, मजबूत कहानी की ज़रूरत। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब अगर कहानी कमज़ोर हुई तो दर्शक तुरंत आगे बढ़ जाता है। इसीलिए आज राइटिंग पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। मज़ेदार बात यह है कि जिन फिल्मों के डायलॉग आज मीम बनकर घूम रहे हैं, जैसे शोले या डॉन के, उनके पीछे महीनों की मेहनत छिपी थी। ये डायलॉग अचानक नहीं लिखे गए थे। पहले कहानी की पूरी प्लानिंग होती थी, शुरुआत कैसे होगी, बीच में बड़ा टकराव कब आएगा, क्लाइमेक्स कैसे ख़त्म होगा, फिर उसमें इमोशंस डाले जाते थे। सलीम जावेद की स्क्रिप्ट को ऐसे बनाते थे जैसे कोई ब्लूप्रिंट बना रहे हो। हर सीन की जगह तय, हर किरदार की भूमिका साफ। शायद यही वजह है कि उनकी फिल्में आज भी दोबारा देखने पर बोर नहीं करती हैं। वो सिर्फ डायलॉग का कलेक्शन नहीं दिखती हैं, बल्कि पूरी तरह सोची समझी गई कहानियाँ की तरह दिखती हैं। और यही असली फ़र्क है। अच्छी फिल्म सिर्फ यादगार लाइन से नहीं, मजबूत कहानी से बनती है। आज जब हम हिंदी सिनेमा के इतिहास को देखते हैं तो साफ दिखता है कि सलीम जावेद एक टर्निंग पॉइंट थे। उनसे पहले का दौर अलग था और उनके बाद का दौर भी अलग था। उन्होंने दिखाया कि लेखक सिर्फ पीछे बैठकर डायलॉग लिखने वाला नहीं है, बल्कि पूरी फिल्म की दिशा तय करने वाला इंसान हो सकता है। उन्होंने स्टार सिस्टम को कहानी के हिसाब से डाला, मतलब हीरो कहानी के लिए था, कहानी हीरो के लिए नहीं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने साबित किया कि एंटरटेनमेंट और मैसेज एक साथ चल सकते हैं। बॉक्स ऑफिस और सोच दोनों का कनेक्शन हो सकता है।
इसीलिए इतने सालों बाद भी उनके डायलॉग्स लोग दोहरा देते हैं। उनके किरदारों पर स्टडी होती है और उनकी जोड़ी पर किताबें लिखी जाती हैं। वो सिर्फ हिट फिल्में देने वाले लेखक नहीं थे, बल्कि पॉप कल्चर को शेप देने वाले लोग थे। उन्होंने उस दौर की जनता के गुस्से और बेचैनी को शब्द दिए थे, एक एक्टर को आइकॉन बना दिया था और ये साबित किया कि बिना मजबूत कहानी के सिनेमा सिर्फ चमक दमक है, दम नहीं है। और अगर कोई पूछे कि हिंदी सिनेमा में लेखक सच में कब नजर आया, तो जवाब सीधा है 70 का दशक, जब दो नाम साथ लिखे गए, सलीम जावेद। उसी पल से लेखक गायब नहीं रहा, वो पर्दे के पीछे रहकर भी कहानी का असली हीरो बन गया। तो अगली बार जब आप कितने आदमी थे पर मुस्कुराएं या मेरे पास माँ है सुनकर हल्का सा रुक जाएं, तो सिर्फ हीरो को याद मत करिएगा, जरा उन दो दिमागों को भी याद करिएगा जिन्होंने ये लफ्ज़ गढ़े थे। फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और ये कहानी में आपको कितना मज़ा आया सुनने में। आप फिलहाल इतना करिए कि बजर बटू एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।